नमस्कार साथियों, ट्रिपल पी आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि हम पिछले 8 लेक्चर के अंतर्गत पॉलिटी सेक्शन के ऑलमोस्ट सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। आज डे 9 के अंदर हम पॉलिटी के अंदर जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और सहकारी समितियां तथा राजभाषा के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं, उनसे संबंधी एमसीक्यू को हम देखने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों ने भी हमारे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दी गई है। आप वहां जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। आज के सेशन को शुरू करेंगे, जिसमें पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। यह क्वेश्चन कम आपको इन्फॉर्मेशन के रूप में हमने बताने का प्रयास किया है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, हम लोग इन जनरल समझकर इन क्वेश्चंस को ध्यान नहीं देते हैं और एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि यूपीएससी में एक बार ईपीएफओ के एग्जाम में नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा था। जिन लोगों को भी पता है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका फुल फॉर्म लिखकर बताएंगे। यह यूपीएससी के ईपीएफओ के क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ है। तो यह हो गया। और नीति आयोग के संदर्भ में अगर आपको जानना है तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ है। पूर्ववर्ती योजना आयोग का स्थान लिया है इसने, और यह भारत की एक वैचारिक संस्था है। यह भारत के विकास के संबंध में विचार बनाती है और जो आइडिया डेवलप करती है उससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को उनके संबंध में आइडिया प्रोवाइड करती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। थिंक टैंक के रूप में ये भारत का थिंक टैंक है। आगे देखेंगे कि पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2, जो पूछ रहा है कि नीति आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो आप लोगों को जैसी जानकारी होगी कि योजना आयोग की अध्यक्षता भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के माध्यम द्वारा की जाती थी, उसी प्रकार से नीति आयोग की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। आगे बढ़ेंगे, आज का क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, जिसमें पूछा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च। यह एक इंस्टीट्यूट दिया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पहला इंस्टीट्यूट। दूसरा दिया गया है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस, DMEO। डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस का संबंध किस संस्थान से है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, सांख्यिकी मंत्रालय, जीएसटी काउंसिल। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों ही संस्थानों का जो संबंध है वो नीति आयोग से है। ये दोनों ही जो संस्थान है, ये नीति आयोग के सलाहकारी संस्थान के रूप में कार्य करते हैं। जिसमें जो पहला वाला इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एंड इकोनॉमिक रिसर्च डेवलपमेंट, यह जो इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट को पहले इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। जब नीति आयोग की स्थापना हुई तब इसी इंस्टीट्यूट को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाने लगा। जबकि ये जो दूसरा वाला इंस्टीट्यूट है, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस, इसकी स्थापना नीति आयोग के साथ ही वर्ष 2015 में की गई। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है नीति आयोग। आगे बढ़ेंगे, आज का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा जा रहा है कि मार्च 1950 में स्थापित योजना आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। यद्यपि योजना आयोग से संबंधित क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी कभी क्वेश्चन आ जाता है, आपको जानकारी रखनी चाहिए कि मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो इसमें हम सीधे आंसर की तरफ चलेंगे। इसका जो विकल्प है वो सी आंसर है इसका। केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर वर्ष 1950 में, मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। आप देखेंगे कि BR मेहता समिति, हमने पंचायती राज के समय इसको बताया है। ये PC मार्लोवेस और हेराल्ड डोमर मॉडल, ये योजना आयोग के जो पंचवर्षीय प्लान बनते थे उनसे संबंधित समितियां। आपको बताना है कि हेराल्ड डोमर जो समिति, हेराल्ड डोमर मॉडल, समिति ना कह के इसको मॉडल कहेंगे, हेराल्ड डोमर मॉडल और PC मार्लोवेस मॉडल, इन दोनों मॉडल्स के आधार पर कौन से पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी? 5 ईयर प्लान। Which 5 year plan is related to PC Marlovis and Herald Domer? ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। आगे बढ़ेंगे, आज का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में आपसे पूछा जा रहा है
कि सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना आपसे पूछी जा रही है। तो सीधा समझ लो, आपसे पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के माध्यम से एनएचआरसी की स्थापना की गई? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1990, 1991, 1992, 1993। तो आप लोग को जानकारी होगी कि इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। सांविधिक निकाय के रूप में, सांविधिक बताया ही है, इस अधिनियम के माध्यम से की गई है, अर्थात यह संवैधानिक निकाय नहीं है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आज का 6 में पूछा जा रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी अगेन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के संबंध में हमको सही कथन बताना है। पहला आपसे क्वेश्चन में बताया है कि आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। यह तो अध्यक्ष होना चाहिए एनएचआरसी का। वर्तमान में कौन है? प्रेजेंट में एनएचआरसी का चीफ कौन है? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सेकंड नंबर में आपसे बताया गया है कि आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यों की समिति की सिफारिश पर होती है। दूसरी बात, थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि कार्यकाल के पश्चात आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। अर्थात इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि अध्यक्ष और सदस्य एक बार एनएचआरसी के यदि अध्यक्षता कर लें या सदस्य बन लें, उसके बाद राज्य सरकार या केंद्र सरकार की किसी भी सेवा में सेवा करने के योग्य नहीं रहेंगे। लेकिन जो नए संशोधन किए गए हैं उनके माध्यम से ये बताया गया है कि जो वर्तमान में कोई अगर एनएचआरसी का सदस्य या अध्यक्ष है, उसे दोबारा से एनएचआरसी के इसकी पुनः नियुक्ति, पुनः अपॉइंट उसे किया जा सकता है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। तो इस प्रकार से देखेंगे, जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि इसका अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त, पहले केवल मुख्य न्यायाधीश होता था, अब उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है, यह सही है। और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यों की समिति होती है। बात भी बिल्कुल सही है और यह बात भी बिल्कुल सही लिखी है। इस प्रकार से डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है आंसर का, ऑल ऑफ दी अबव, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इसमें भी फिर से एनएचआरसी का इस क्वेश्चन है। इसमें अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल के संबंध में आपसे पूछा जा रहा है। इसमें 3 वर्ष तो सब में दिया गया है। अब 62 वर्ष होती है या 65 वर्ष या 70 वर्ष या 68 वर्ष। वैसे मैं इस तरीके का लिखा हुआ जो होता है इसे मैं पहले डिटेल में समझा चुका हूँ, लेकिन कोई नए व्यूअर हैं उनको पता नहीं है अभी, तो मैं बता दे रहा हूँ। इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी व्यक्ति की नियुक्ति होती है तो या तो वो 3 वर्ष तक अपना कार्यकाल संभालेगा, अथवा 62 वर्ष की आयु, हम मैं इस पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यदि उसकी आयु 62 वर्ष हो गई और 3 वर्ष कार्यकाल नहीं हुआ है तो वो रिजाइन दे देगा, यानी वो सेवानिवृत्त हो जाएगा। तो 3 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा उस तक मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होगा। लेकिन इस प्रश्न का आंसर यह नहीं है। इस प्रश्न का जो आंसर है वो है 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु। या तो वो व्यक्ति 3 साल तक सेवा करेगा अथवा 70 वर्ष की आयु तक, इन दोनों में से जो भी जल्दी हो जाएगा, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाएगा उस तक सेवा करेगा अध्यक्ष या सदस्य। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 8, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की कार्यप्रणाली के संबंध में आपसे गलत कथन पूछा गया है कि आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु एक स्वयं का जांच दल होता है। यह बात बिल्कुल सही लिखी है। आयोग ऐसे किसी मामले की जांच के लिए अधिकृत नहीं है जिसे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया हो। यह बात भी बिल्कुल सही लिखी है। इस लाइन में यह बताया गया है कि आयोग उन्हीं मामलों पे जांच कर सकता है, उन्हीं मामलों पर संज्ञान ले सकता है जिनको घटे हुए 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम का समय बीता। यदि किसी घटना को घटे हुए 1 वर्ष या उससे अधिक का समय हो गया है तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उसके संबंध में कोई भी संज्ञान नहीं ले सकता है और उस पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। इसमें पूछा जा रहा था कि गलत कथन कौन सा है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाना चाहिए डी, नन ऑफ द एबव। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहां भी आपको बताना है कि सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हम आपको बता देते हैं। इसकी स्थापना 2005 के अंदर की गई थी। जो आरटीआई एक्ट आया था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंदर इस आयोग की, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। आपको याद रखना होगा कि आरटीआई एक्ट 2005 में आया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 हमसे पूछ रहा है कि मुख्य सूचना आयुक्त
चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के कार्यकाल एवं सेवा शर्तों के संबंध में सही कथन हमें बताना है। इसमें पहला बताया गया है पॉइंट कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त ऐसी अवधि जिसे केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो पहले हो तक पद पर बने रहेंगे। यह बात 2019 का जो संशोधन किया गया है, 2019 में जो एक अमेंडमेंट आया है उसके माध्यम से इस बात को बता दिया गया है। पहले इस जो कार्यकाल संबंधी प्रावधान था वो चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ मैच करता था, लेकिन अब इसको हटाकर केंद्र सरकार के द्वारा इसका जो कार्यकाल है अब केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, निर्धारित किया जाएगा उतना कार्यकाल रहेगा या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो पहले होगा वहां तक इनका कार्यकाल रहेगा। सेकंड पॉइंट लिखा है उसके वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। यह बात भी बिल्कुल सही है। इस पॉइंट को भी 2019 के अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है। इस प्रकार से देखेंगे तो आंसर विकल्प सी होगा, यानी बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। इसी प्रकार से हम यहाँ बताना चाहेंगे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त जो होता है उसके संबंध में भी जो वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें हैं यह केंद्र सरकार के द्वारा ही निर्धारित की जाती है, न कि राज्य सरकार के द्वारा। इस प्रकार से हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। यह एक बड़ा ट्रिकी ही क्वेश्चन है। इसमें आपको गलत युग्म का चयन करना है, यानी कोई भी इंस्टीट्यूशन है और उससे संबंधित संस्था या मंत्रालय कौन सा है। विकल्प ए में दिया गया है केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। यह बताया गया है कि यह कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दूसरा बोला है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत, और भारत निर्वाचन आयोग इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसमें हमको गलत बताना था, तो गलत विकल्प है इसका डी, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत न आकर विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत ईसीआई को रखा गया है। यह वाला आंसर हो जाएगा विकल्प डी। इस प्रकार हम देखेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, जिसमें आपसे क्वेश्चन नंबर 12 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में पूछा जा रहा है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के संदर्भ में इसकी स्थापना वर्ष 1964 में किस समिति की सिफारिश पर हुई। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ देख लेना है कि वर्ष 1964 में सीबीसी की स्थापना हुई थी। अब पूछा है किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो आपको आंसर बताना है। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है विकल्प सी, संथानम समिति की सिफारिश पर वर्ष 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। संथानम समिति का जो कार्यकाल था वो 1962 से 64 तक का था। अब आपको मैंने कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर एक वित्तीय समिति की स्थापना की गई थी। यह मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इसे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यदि आप ध्यानपूर्वक हमारे लेक्चर को सुन रहे हैं तो आप इसका आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं। बाकी इन दोनों के बारे में इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन है नहीं। आपको याद रखना होगा कि जो सीबीसी है ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाई गई थी। भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में कार्य कर रही है वर्तमान में भी। आगे बढ़ेंगे, यह भी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के संबंध में, यहाँ केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में पूछा था, यहाँ आयुक्त के संबंध में पूछा है। सही कथन बताना है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक जो भी पहले हो तक होता है, पहला। दूसरा, कार्यकाल के पश्चात केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद के लिए योग्य नहीं होंगे। 4 वर्ष या 65, यह बात बिल्कुल सही है। और इनकी कार्यकाल के बाद किसी भी सरकारी सेवा में इनकी सेवा नहीं ली जा सकती है, यह बात भी बिल्कुल सही लिखी है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ 1 and 2। आज जो हमारा सेक्शन है इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन नहीं है, इस वजह से ये जल्दी जल्दी आगे बढ़ा जा रहा है इसमें। बाकी आप लोग हमारे सेशन को सुन रहे हैं, तो आप लोगों को यदि मेरा सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी अपनी पॉलिटी सेक्शन को और बाकी के जो प्रोग्राम PPPIAS के द्वारा लेकर आए जाएंगे, जिससे कि आपका रिवीजन बेहतर हो सके और प्री परीक्षा में आप 100% क्वालिफाई कर सकें। तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। आगे बढ़ेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय सतर्कता आयोग के संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन कौन शामिल है, यानी सीबीसी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कौन कौन शामिल है। तो पहला बोला जा रहा है सचिवालय, दूसरा इसका एक सचिवालय होता है ऐसा बोला जा रहा है, दूसरा बोला जा रहा है मुख्य तकनीकी परीक्षा शाखा, तीसरा विभागीय जांचों के लिए आयुक्तों की शाखा,
तो जिस किसी ने भी पॉलिटी अगर ढंग से पढ़ के रखी है तो उसे बहुत अच्छे से पता होगा कि सीबीसी के अंदर जो सेंट्रल बिजनेस कमीशन होता है उसका एक अपना स्वयं का सचिवालय होता है। उसकी मुख्य तकनीकी परीक्षा शाखा होती है, यानी यदि कोई तकनीकी परीक्षा से संबंधित कोई विषय आता है तो उसकी जांच इसी संस्था के माध्यम से की जाती है। उसके अलावा विभागीय जांचों के लिए जो आयुक्तों की शाखा होती है, इसके माध्यम से विभागीय कार्यवाही की मौखिक जांच पड़ताल करने का कार्य किया जाता है या उसमें सहयोग करती है। तो इस प्रकार से ये तीनों ही संस्थान सीबीसी के अंतर्गत शामिल हैं। इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो होगा विकल्प डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे पूछा जा रहा है केंद्रीय सतर्कता आयोग की कार्यप्रणाली के संबंध में। हमारा इस रिवीजन सीरीज के माध्यम से उद्देश्य यह है कि आपको किसी भी सेक्शन से यदि क्वेश्चन आता है तो आप उसे करने की स्थिति में हो। इस वजह से हम जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं जिस भी सेक्शन से, जैसे सीबीसी अभी हम सीबीसी के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है हमने सारे क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है, ताकि किसी भी तरीके से घुमा के आगे से किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उस क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकें और आप उसका सही आंसर तक पहुंच सकें। अब यहाँ कार्यप्रणाली पूछी है, ऊपर हमने संगठन से संबंधित क्वेश्चन आपसे करवाया है। कार्यप्रणाली में देखेंगे तो सीबीसी के पास दीवानी न्यायालय की जैसी शक्तियां होती हैं, यानी दीवानी न्यायालय से कहने का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को, संस्था को यह सम्मन जारी कर सकती है, उनसे कोई भी सबूत मांग सकती है। तो यह बात बिल्कुल सही है, यह ऐसा कर सकती है, यह शक्ति इसको प्राप्त है। यदि केंद्र सरकार या प्राधिकरण इसकी किसी सलाह को, यानी सीबीसी ने कोई सजेशन अगर दिया है या केंद्र सरकार को या किसी अथॉरिटी को, यदि वो उसकी सलाह से सहमत नहीं होते हैं तो उसे लिखित रूप में इसका कारण बताना होता है। यह बात भी बिल्कुल सही लिखी गई है। आयोग को अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देनी होती है। आयोग सीबीसी अपनी जो भी एक वर्ष के अंदर कार्यप्रणाली रखता है, जो भी कार्य करता है, उनसे संबंधित जो भी प्रगति रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। यह बात भी बिल्कुल सही लिखी हुई है। इस प्रकार से इसकी कार्यप्रणाली के संबंध में ये तीनों ही कथन सही लिखे हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संबंध में, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन के संबंध में। इनमें पूछा गया है कि शक्ति का स्रोत क्या है, यानी कहाँ से इसको शक्तियां प्राप्त हैं, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है या कोई संस्था है या कोई नियम है, अधिनियम है, जहां से ये अपनी शक्ति प्राप्त करता है। पहला लिखा है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अधिनियम, दूसरा लिखा है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा निर्मित विधि, दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम, कार्मिक मंत्रालय के द्वारा निर्मित विधि। हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर विकल्प सी आप इसका सही है। जो 1946 के अंतर्गत ये वाला जो अधिनियम है, ये 1946 में आया था, दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। इसी के द्वारा जो सीबीआई है वो अपनी शक्ति प्राप्त करती है। और इस प्रकार से हम देखें तो जो सीबीआई है यह कोई वैधानिक संस्था नहीं है, वैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट विधि या अधिनियम नहीं है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए 1992 का था, उस प्रकार से इसका नहीं है। आगे बढ़ेंगे और हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है सीबीआई अकादमी कहाँ पर स्थित है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या ऐसा कोई हेडक्वार्टर पूछा जाता है जो अक्सर चर्चा में नहीं रहता है। तो आपसे यहाँ पूछा है सीबीआई अकादमी कहाँ है, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, देहरादून। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गाजियाबाद। गाजियाबाद में सीबीआई की अकादमी कार्यरत है। यह जो है 1996 से कार्य कर रही है। यहाँ पर सीबीआई अकादमी गाजियाबाद के अंदर 1996 से कार्य कर रही है, और इससे पहले जो सीबीआई का प्रशिक्षण केंद्र था वो नई दिल्ली में कार्यरत था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया सी, यानी गाजियाबाद। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसमें पूछा गया है सीबीआई के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ स्थित हैं। यह तो अकादमी हो गई गाजियाबाद के अंतर्गत, इसके रीजनल ट्रेनिंग सेंटर भी हैं। वो कहाँ कहाँ पर है, तो मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, इन तीनों ही जगह पर सीबीआई के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित हैं। इस प्रकार से 18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा विकल्प डी, ऑल ऑफ द एबव। यानी रीजनल अगर हमें ट्रेनिंग सेंटर सीबीआई के पूछे जाएंगे तो हमें आंसर जाना है मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। गाजियाबाद में इसका मेन अकादमी है। आगे बढ़ेंगे, लोकायुक्त के संबंध में पूछा जा रहा है कि लोकायुक्त का गठन सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था। तो लोकायुक्त राज्यों के स्तर पर भ्रष्टाचार निरोधक के रूप में कार्य करने वाली सर्व प्रमुख संस्थाओं में से एक संस्था है। इसी लोकायुक्त की भांति केंद्र के स्तर पर लोकपाल का गठन किया जाता है। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लोकायुक्त का गठन सर्वप्रथम किस राज्य ने किया,
तो इसका जो आंसर है वो आंसर है इसका महाराष्ट्र राज्य ने 1971 में इसका गठन किया था लोकायुक्त का। यहाँ जो दिए गए हैं आप उत्तर प्रदेश के संबंध में देख सकते हैं, यहाँ पर लोकायुक्त का गठन 1975 में किया गया था और इससे जस्ट एक वर्ष पहले 1974 में बिहार के अंदर लोकायुक्त का गठन किया गया था। जबकि उड़ीसा को यहाँ पर इसलिए लिया गया था कि उड़ीसा ने लोकायुक्त के संबंध में जो विधेयक था वो पारित 1970 में ही कर दिया था, लेकिन इसके यहाँ पर जो लोकायुक्त था वो मतलब क्रिया की स्थिति में इम्पोज तभी हुआ था जब 1983 में इसका लोकायुक्त का गठन किया गया था। यद्यपि इन्होंने जो अधिनियम था वो 1970 में ही पारित कर दिया था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होना चाहिए वो है महाराष्ट्र 1971। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करेंगे, जिसमें आपसे एनआईए के संबंध में पूछा जा रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई है? इसका बैकग्राउंड है कि वर्ष 2008 में मुंबई में जो आतंकी हमले हुए थे 26/11 के, उसके बाद जो स्थिति बन के तैयार हुई थी, तो उसमें आतंकवाद से निपटने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की जरूरत थी। उस जरूरत को पूरा करने के लिए हमने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अधिनियम 2008 के माध्यम से वर्ष 2009 में इसकी स्थापना की थी। तो आप इसका बैकग्राउंड भी समझ गए और इसका गठन कैसे हुआ यह भी समझ गए, और वर्ष आपको जान लेना है कि एनआईए की स्थापना, एनआईए का एक एक्ट है 2008 का, इसका एक्ट है 2008 का, कंफ्यूजन नहीं होना है, एक्ट 2008 का है, स्थापना 2009 में हुई है और ये केंद्रीय आतंकरोधी प्रवर्तन एजेंसी है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एनआईए किस मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करता है? कार्मिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका सीधा सा आंसर है कि आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कार्य करती है, इसका प्रशासकीय नियंत्रण इसके ऊपर रहता है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करेंगे, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एनआईए की कार्यप्रणाली के संबंध में सही कथन बताना है आपको। अपराध के अन्वेषण में न केवल भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी एनआईए के अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के बराबर के अधिकार प्राप्त हैं। बिल्कुल सही लिखा है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार एनआईए कानून के अंतर्गत अपराध के मुकदमों के लिए चाहे तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपराध के मुकदमों के लिए सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में पदनामित कर सकती है। एकदम करेक्ट लिखा है। ये दोनों ही प्रावधान 2019 में जो अमेंडमेंट किए गए थे उनके माध्यम से ऐड किए गए हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है विकल्प सी, यानी फर्स्ट और सेकंड। आगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करेंगे, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, यह आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2005, क्योंकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के माध्यम से वर्ष 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। आपको जानना होगा यहाँ पे कि एनडीएमए की जो अध्यक्षता की जाती है वो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। यह इस पर एक्स ऑफिसियो होते हैं। यहाँ एक्स ऑफिसियो से तात्पर्य हम अपने नए व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि इसका मतलब होता है कि पदधारी जब तक वो पद पर हैं तब तक वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। कोई व्यक्ति विशेष इसका अध्यक्ष नहीं है, पीएम इसकी अध्यक्षता करते हैं एक्स ऑफिसियो के रूप में। आगे बढ़ेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन, एक सेकेंड, किसी टेक्निकल एरर की वजह से हमारा पेन काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग जो भी आंसर हम बताएंगे उनको आप टिक करते चलेंगे, क्योंकि हमारा पेन अभी हाईलाइट नहीं कर रहा है। कल दिखाएंगे। देखो ये कुछ मैसेज आ रहा है, मुझे नहीं पता है कि क्यों आ रहा है, और टेक्निकल टीम भी हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैं कल आपको इसका सही करके दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। उसके अलावा जब हम क्वेश्चन नंबर 24 पर देख रहे हैं, आप लोग खुद के टिक लगाते रहेंगे और पेन कॉपी पे लिखते हैं तो आप उस तरीके से देख लेंगे। पीडीएफ में पढ़ते हैं तो आप पीडीएफ में टिक कर लेंगे अपने हिसाब से। आंसर मैं बताता रहूँगा।
किस संविधान संशोधन के माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया है? यहाँ पर हमको सहकारी समितियों के संबंध में पूछा है कि संवैधानिक दर्जा और संरक्षण कब प्रदान किया गया है, यानी किस संवैधानिक संशोधन से। तो इसका जो आंसर है वो है विकल्प नंबर सी, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस संविधान संशोधन के माध्यम से जो बदलाव हुए हैं उसमें आप देखेंगे कि एक भाग 9 भी जोड़ा गया है, पार्ट 9B, 9A, 9B, 9 ये हमने सब पढ़ा चुका हूँ, सब आपको बता चुका हूँ। 9B में हम देखेंगे कि अनुच्छेद 243 ZH से लेकर ZT तक सहकारी समितियों के संबंध में प्रावधान देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार 43B के अंतर्गत सहकारी समितियों से संबंधित एक नया DPSP जोड़ा गया। 19(1)C के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को प्रदान किया गया। इस प्रकार से 24 का जो आंसर होना चाहिए वो है सी, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011। लिखा नहीं जा रहा इससे, बाकी आप लोग सुन लें और अपने कॉपी पर नोट कर लें। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसी में पूछा गया है कि किसी सहकारी समिति के निदेशकों की, डायरेक्टर्स की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। इसी 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें निदेशकों की मिनिमम संख्या निर्धारित करेंगी कितने भी सदस्यों को, लेकिन मैक्सिमम 21 से अधिक नहीं कर सकती हैं। यानी इसका जो आंसर है वो विकल्प बी, 21। तो इसमें राज्य विधानमंडल के द्वारा तय की गई संख्या के अनुसार बोर्ड के निदेशक रखे जाते हैं, लेकिन बोर्ड राज्य विधानमंडल 21 से अधिक निदेशक मंडल के सदस्यों को नहीं नियुक्त कर सकते हैं। आगे बढ़ाएंगे और आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 उसकी तरफ मूव करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सहकारी समितियां संविधान के किस सूची के अंतर्गत आती हैं। यानी क्या ये संवर्ती सूची, संघीय सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची। आप देखेंगे कि कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें राज्य भी नियम बनाते हैं और केंद्र भी बनाते हैं, तो क्या संवर्ती सूची है? ऐसा नहीं है। जो सहकारी समितियां हैं वो राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची मतलब 7th शेड्यूल में राज्य सूची में 32 नंबर की एंट्री सहकारी समितियों के संबंध में देखने को मिलती है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार भी नियम बनाती है, वो केंद्र शासित प्रदेश के लिए, और जो सहकारी समिति दो या दो से अधिक राज्यों के अंतर्गत काम करती हैं, तो सहकारी समितियों से संबंधित जो नियम होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, जो आज का क्वेश्चन नंबर है 27, जिसमें हम देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान के किस भाग के अंतर्गत राजभाषा से संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं। यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा से संदर्भ यहाँ पर आपको लेना है ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किए गए हैं। यद्यपि मैं आपको बता चुका हूँ राजभाषा से संबंधित जिस पार्ट में प्रावधान है वो पार्ट है आपका पार्ट 17, भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के संबंध में प्रावधान देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो प्रावधान किए गए वो 4 भागों में किए गए हैं। केंद्र स्तर पर यूज होने वाली राजभाषा, राज्य स्तर पर यूज होने वाली, न्यायालय में यूज होने वाली, और है आपके विशेष निर्देश के संबंध में यूज होने वाली राजभाषा। 14, 15 और 16 में जो भी प्रावधान किए गए हैं वो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है वो है विकल्प डी, यानी भाग 17, जिसके अंतर्गत राजभाषा से संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, जो कि है आज का क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी भाषा का अपनी राजभाषा के रूप में चयन करने वाले राज्यों में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। क्योंकि संविधान में जो भाग 17 है उसमें यह प्रोविजन किया गया है कि राज्य अपने जो राजभाषा है उसको चयन कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि राजभाषा को चयन करने की जो सीमाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य उसके बाहर भी किसी भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में चयन कर सकते हैं। यही प्रोविजन हमें यहाँ देखना है कि अंग्रेजी को भी राजभाषा के रूप में कुछ राज्यों ने मंजूरी प्रदान की है। वो कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने अंग्रेजी भाषा को अपनाया है? तो इसमें पहला है मेघालय, दूसरा है हिमाचल प्रदेश और तीसरा है नागालैंड। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये तीनों ही राज्य, जी इस जगह हिमाचल प्रदेश नहीं है, हिमाचल प्रदेश क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश है। इस जगह नॉर्थ ईस्ट में ही अंग्रेजी भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में चयन किया गया है, यहाँ हिमाचल प्रदेश नहीं है, यह आप कैंसिल कर लेंगे तो सेकंड नंबर विकल्प हमारा हट जाएगा, सेकंड। इस प्रकार से हम देखेंगे तो मेघालय और नागालैंड इसका आंसर हो जाएगा।
मेघालय और नागालैंड इसका आंसर हो जाएगा, जिसने अंग्रेजी भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में चयन किया है। हिमाचल प्रदेश की जगह यहाँ पर आप अरुणाचल प्रदेश को लिख लेंगे। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन 3 राज्यों ने अंग्रेजी भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में रखा है। आगे आज के क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करेंगे, जो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि न्यायपालिका की भाषा के संबंध में सही कथन का चयन करें। यानी जुडिशियरी के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके संबंध में सही कथन आपको बताना है। पहला बोल रहा है कि जब तक पार्लियामेंट कोई अन्य व्यवस्था ना दे तब तक उच्चतम न्यायालय व प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्यवाही केवल और केवल अंग्रेजी में होगी। यह बात बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 348 में लिखी गई है। दूसरी बात लिखी गई है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी अथवा किसी राज्य की किसी अन्य राजभाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही, यहाँ पे कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है। यह बात बिल्कुल सही है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी या किसी अन्य भाषा को कार्यवाही की भाषा का तो दर्जा दे सकता है, लेकिन जो न्यायालय के द्वारा निर्णय आते हैं, वर्डिक्ट आती हैं, उनके वो अंग्रेजी में ही आएंगी। वो तब तक अंग्रेजी में आएंगी जब तक कि संसद ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कर दे किसी अन्य भाषा में आने का। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये दोनों ही बातें सही लिखी गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए विकल्प सी, यानी 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 30, जो हमसे पूछ रहा है कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु निर्देश राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं। तो पहले तो ये जान लेना है कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा के देने हेतु निर्देश कौन देता है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। अब पूछा है किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं, तो आपको बताना है आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का बी आंसर, यानी कि अनुच्छेद 350 ए। अनुच्छेद 350 ए के माध्यम से राष्ट्रपति को भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु निर्देश राष्ट्रपति के द्वारा दिए जा सकते हैं। यह अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। 350 बी हम आपको बता चुके हैं कि इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान किया गया है। 351 आज नया आया है, इसको आपको जान लेना है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश इस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 30 में जो पूछा गया था कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु निर्देश दे सकता है, वह आपका आंसर है अनुच्छेद 350 ए। आगे बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या पूछा है। यह राजभाषा के संबंध में अनुच्छेद की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं वर्णित हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के संबंध में सही कथन आपको बताना है। पहला लिखा है कि सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन विधेयक 1967 के तहत जोड़ा गया था। यह बात बिल्कुल सही लिखी गई है। मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली MKN को 71वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। यह बात बिल्कुल सही लिखी है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से जोड़ा गया था। यह बात भी बिल्कुल सही लिखी है। सही कथन ही पूछा था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दी एबव, सारे विकल्प सही लिखे हुए हैं। यानी सिंधी 15वीं भाषा के रूप में 21वें संविधान संशोधन विधेयक 1967 के तहत जोड़ी गई। 15 के बाद 3 भाषाएं मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली 71वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के द्वारा जोड़ी गई, भाषाएं हो गई 18। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को जोड़ा गया और कुल मिला के वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल मिला के 22 भाषाएं हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया विकल्प डी। तो अब आपको पता हो गया होगा कि मूल रूप से संविधान में 14 भाषाओं का वर्णित 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर है 32, जो हमसे शास्त्रीय भाषाओं के संबंध में पूछा जा रहा है। 2004-5 में ये एक नया प्रोविजन किया गया कि शास्त्रीय भाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया है। पहली है तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और 7वीं है पर्सियन। तो यदि आप लोग न्यूज़ सुनते हैं और न्यूज़ से अवगत रहते हैं, जानकारी रखते हैं, तो आपको पता होगा कि ये पर्सियन के संदर्भ में हाल ही में हमारे श्री विदेश मंत्री के द्वारा जो ईरान की यात्रा की गई, तब उन्होंने वहाँ पे बताया कि हम फारसी भाषा को भी अपनी शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा देने का प्रयास देंगे, मतलब ऐसा उन्होंने सुनिश्चित कराने का प्रयास किया। तो अभी पर्सियन शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन आगे ये प्राप्त हो जाएगी।
तो ये क्रम जो लिखा हुआ है ना, तमिल सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, उसके बाद संस्कृत तेलुगु को हुआ, फिर कन्नड़ मलयालम और उड़िया, अभी हालिया जो सबसे लास्ट है वो उड़िया है। तो ये जो फर्स्ट से लेकर 6 तक की जो भाषाएं लिखी गई हैं, इन सभी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया है। क्या होती है शास्त्रीय भाषाएं? अगला क्वेश्चन आपको मिल रहा है, उसमें आपको इसकी जानकारी हो जाएगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा विकल्प डी। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। पर्शियन को हटा दो, बाकी की सारी भाषाएं शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्णित हैं वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर है 33, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित होने का क्या आधार है। कोई भाषा यदि शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित करनी है तो क्या आधार है? पहले तो उसको 1500 से 2000 वर्ष पुराने प्रारंभिक ग्रंथों में इसके इतिहास की पौराणिकता हो, यानी इतना पुराना इतिहास इस भाषा का होना चाहिए। दूसरा, इसके ग्रंथों की, ये यहाँ पे स्पेस है, इसके ग्रंथों की पीढ़ी दर पीढ़ी कीमती साहित्यिक परंपरा हो, यानी जो इसके ग्रंथ हो वो ग्रेजुअली पीढ़ी दर पीढ़ी की साहित्यिक परंपरा रही हो, जो मौलिक हो यानी जो यूनिक हो, तथा दूसरी भाषा भाषी समुदाय से उधार न ली गई हो। इनमें यूनिकनेस होनी चाहिए, ये अपनी स्वयं की भाषा होनी चाहिए, किसी दूसरी भाषा से इसमें इंपोर्ट किए गए शब्द नहीं हो, कोई परंपरा दूसरी भाषाओं से नहीं ली गई हो, व्याकरण कहीं दूसरी भाषाओं से नहीं लिया गया हो। तो ये दो जो प्रोविजन जो भाषाएं कंप्लीट करती हैं, इन दो कंडीशन को जो भी भाषा फुलफिल करती है, उन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। भारत में अभी 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त किया जा चुका है। फारसी भाषा को अभी हाल ही में दर्जा प्राप्त करने की बात चल रही है। इस प्रकार से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा वो होगा सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, जो आज का क्वेश्चन है 34। इसमें देखेंगे आप, इसमें गलत युग्म आपसे पूछा जा रहा है, अनुच्छेद और उसके संबंधित प्रावधान है। 343 संघ की राजभाषा, हम ऊपर इसका डिस्कस कर चुके हैं। 345 में राज्य की राजभाषा, 345 में संघ की है, यह बात बिल्कुल सही है। 345 में राज्य की राजभाषा, यह बात भी बिल्कुल सही है। 344 के अंतर्गत राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति है, यह बात भी बिल्कुल सही लिखी गई है। 351 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा, हम ऊपर भी आपको बता चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की जो भाषा का प्रावधान है वो अनुच्छेद 348 में किया गया है, ना कि 351 में। 348 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी प्रावधान देखने को मिलता है, जबकि अनुच्छेद 351 का प्रोविजन हम ऊपर आपको बता चुके हैं कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देखने को मिलते हैं अनुच्छेद 351 में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का 34 का जो आंसर होना चाहिए वो विकल्प है डी। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा 351 में नहीं है, यह 348 में है। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, जो आज का 35 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, लो वही क्वेश्चन आ गया जो आप 34 में कर चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय, आज्ञा तथा आदेशों में प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? तो ये आप वेरी इजी क्वेश्चन हो गया अब आपके लिए। इसका जो ऑप्शन होगा डी, 348 के अंतर्गत इससे संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं। 348, 348 इसमें यह प्रावधान देखने को मिलते हैं। 44 आपने देख ही लिया, 45 आपने देख ही लिया ऊपर, जस्ट इसके ऊपर क्वेश्चन में। 347 को अब आप देख लो। 347 में क्या है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या का एक समूह वो किसी भाषा को बोलता है, तो उसके संबंध में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति से यदि उस समूह के द्वारा मांग की जाए कि हमारी भाषा को औपचारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाए, तो राष्ट्रपति को यदि ऐसा लगता है कि उनकी मांग लीगली करेक्ट है और सही है, तो वो औपचारिक भाषा के रूप में मान्यता देने का निर्देश राष्ट्रपति दे सकता है। यह 347 का प्रोविजन है। किसी राज्य के एक कोई समूह यदि अपनी भाषा को औपचारिक भाषा के रूप में मान्यता देने की मांग करता है, तो राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दे सकता है। जबकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी, अनुच्छेद 348। इस प्रकार से हम देखते हैं हमने आज का जो सेशन है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा बहुत थोड़ा सा ही सेक्शन पॉलिटी का बचा हुआ है, जो हम मोस्ट प्रोबेबली एक लेक्चर के अंदर ही समाप्त करने का प्रयास करेंगे। यदि नहीं हो पाता है कंप्लीट तो हम एक सेशन छोटा सा और रखेंगे उसके लिए। आप लोग हमारे सेशन को देख रहे हैं, आप लोगों को हमारा सेशन कैसा लग रहा है, इससे आप लोगों को यदि लाभ हो रहा है तो आप हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे जो वीडियोज़ हैं, हमारी जो क्लास आ रही हैं आप लोगों के साथ, जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, इसे आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह आप लोगों के द्वारा लाइक किया गया, आपके द्वारा कमेंट किया गया, आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना,
ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जो बता रहा हूँ उससे कुछ लोग लाभान्वित हो रहे हैं, कुछ लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। और आप यकीन मान के चलिए कि मैं जो क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, यह क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर 80% प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से ही आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आ जाएँगे। आप मेरा अनुभव का लाभ उठाएँ और जो भी ट्रिपल पी आईएएस के प्लेटफ़ॉर्म पर ये सीरीज़ चलाई जा रही है, इसका आप लाभ उठाएँ। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक हमारे लेक्चर को सुना, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।